हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल बीकेएसएल में। दोस्तों, आप लोग के लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। खुशखबरी यह है दोस्तों कि जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे दोस्तों 10,000 क्वेश्चन का जो है मॉडल सीरीज यहाँ पे तैयार किया गया है और ये 10,000 क्वेश्चन आप कर लीजिएगा दोस्तों तो बिहार पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम जो है आसानी से आप क्रैक कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, ये पार्ट 1 है, इसमें हम लोग एक एक करके 5-10 सीरीज में हम लोग इसको खत्म कर देंगे। आप लोग हमारे चैनल के साथ जल्द से जल्द जुड़िए और जिन स्टूडेंटों को नहीं पता होगा उनसे भी कहिए कि जुड़ जाएं और बिहार पुलिस कांस्टेबल का जो है इस बार एग्जाम आप लोग आसानी से क्वालिफाई कर सकते हैं। अगर आप पूरा 10,000 क्वेश्चन बढ़िया से कर लिए तो आपका निश्चित है कि सिलेक्शन इस बार कोई नहीं रोक पाएगा। आइए दोस्तों, सबसे पहले हम पहले क्वेश्चन की बात करें तो हमारे देखिए पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि चावल की खेती के प्रथम साक्ष्य हमें कहां से प्राप्त हुए थे। तो फटाफट आप आंसर कीजिए, बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बेलन घाटी होगा दोस्तों। ठीक है, अब बात करते हैं अपन अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है हमारा, सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से अग्नि वेदिकाएं प्राप्त हुई है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका कमेंट करिए जल्दी फटाफट। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, कलिबंगन से हुआ था दोस्तों। अब बात करते हैं अपन तीसरे नंबर प्रश्न की। तो तीसरा नंबर प्रश्न क्या है हमारा कि पाली ग्रंथों में निगंठना निपुत किसे कहा गया है। तो इसको जो है दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होने वाला है, जल्दी से कमेंट करिए, आप लोग बताइए। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर है, महावीर स्वामी। हाँ दोस्तों, एक बात ध्यान रखिएगा, बेलन घाटी जिन स्टूडेंट को नहीं पता है कि कहाँ पे है, तो इलाहाबाद के पास उत्तर प्रदेश राज्य में है दोस्तों। आप लोग याद रख लीजिएगा इसको। ये भी पूछ सकता है कि बेलन घाटी जो है किस राज्य में है, तो ये उत्तर प्रदेश में है। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है दोस्तों, किस गुप्त राजा को लिच्छवी दौहित्र कहा जाता था। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसे समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त जिन्हें भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। इसे और एक क्वेश्चन बन सकता है, पूछा जाता है कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, तो समुद्रगुप्त को कहा जाता है। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की दोस्तों। तो देखिए हमारा अगला प्रश्न क्या है, मौर्य काल के दौरान राज्य के राजस्व की वसूली कौन सा अधिकारी करता था। ध्यान रखिएगा, मौर्य काल के समय राजस्व की वसूली कौन करता था, तो संहर्ता करते थे दोस्तों। इसका ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में अष्टमहास्थान कौन सा नहीं है। ध्यान रखिएगा, नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, तक्षशिला जो है अष्टमहास्थान का स्थान नहीं था दोस्तों। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो ये सभी स्टूडेंट को पता होगा कि तृतीय बौद्ध संगीति किसके काल में हुई थी। तो आप लोग फटाफट कमेंट करिए, बताइए। जी बिल्कुल, इसका राइट आंसर जो है अशोक होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 8 की। तो इसमें पूछा गया कि गौतम बुद्ध को किस उम्र पर ज्ञान प्राप्त हुआ था। तो ध्यान रखिएगा आप लोग, जो गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था दोस्तों 35 वर्ष की उम्र में हुआ था। इसका ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अब बात करते हैं दोस्तों अपन 9 नंबर प्रश्न की कि गौतम बुद्ध का एकमात्र पुत्र का नाम क्या था। तो आप सभी को ये बात पता होगा कि जो उनके पुत्र का नाम था दोस्तों, ये राहुल था। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है, नवी वर्ष किस देश का ऐतिहासिक नाम है, यानी नवी वर्ष के नाम से किस देश को जाना जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, भारत होगा। भारत को ही नवी वर्ष के नाम से भी जाना जाता है। और बात करते हैं अगले प्रश्न की कि जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर कौन थे। तो देखिए, पहला जो है हमारा ऋषभदेव थे और आखिरी जो 24वां है हमारा महावीर थे। और यहाँ पे पूछा गया कि आपसे 22वां, तो 22वां दोस्तों होंगे अरिष्टनेमी। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग अगले प्रश्न की कि अगला प्रश्न हमारा, मातृनामा किस वंश के शासकों द्वारा शुरू किया गया। तो ये जो मातृनामा है दोस्तों सतवाहन वंश के द्वारा शुरू किया गया था। इसका ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की कि किस चोल राजा ने मालदीव को जीता था। तो मालदीव को कौन जीता था दोस्तों, तो इसका जो आपका राइट आंसर होगा राजा होगा दोस्तों। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है वाला, कल्पद्रुम की रचना किसने की। तो कल्पद्रुम की जो रचना की थी दोस्तों लक्ष्मीधर ने की थी। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की, अशोक ने ब्रह्मी शिलालेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा। जो अशोक का ब्रह्मी शिलालेख था उसको सर्वप्रथम किसने पढ़ा था। तो इसका जो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, जेम्स प्रिंसपी ने पढ़ा था दोस्तों। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न हमारा है दोस्तों, किस वंश के राजाओं ने ब्राह्मणों को अनुदान में भूमि दी थी। तो किसने दी थी दोस्तों, तो ये सतवाहन वंश के राजाओं ने ब्राह्मणों की भूमि दी थी दोस्तों। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है दोस्तों, शतपथ ब्राह्मण और तैत्तरीय ब्राह्मण किसके ब्राह्मण ग्रंथ है दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों ये होगा यजुर्वेद। अब बात करते हैं अपन अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है हमारा, प्रकृत भाषा की व्याकरण प्रकृत प्रकाश की रचना किसने की थी। तो ये आपको थोड़ा कठिन लग रहा है, लेकिन जो स्टूडेंट जो है डीपली इतिहास पढ़े होंगे उनको पता होगा वररुचि के बारे में। वररुचि का नाम आपने सुना होगा। इसका राइट आंसर जो है वररुचि होगा दोस्तों। हम अभी आपको व्याख्या नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि इसमें समय ज़्यादा लग सकता है। तो ये मॉडल सेट है, इसलिए हम ज़्यादा डिटेल में बात नहीं कर रहे हैं। फटाफट क्वेश्चन और आंसर करवा रहे हैं। आप लोग इसको
ध्यानपूर्वक याद करते रहिएगा, ठीक है। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों 19 नंबर देख लेते हैं दोस्तों कि भारत के बारे में सर्वप्रथम किस ग्रीक विद्वान ने लिखा है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों ये होगा साइलेक्स जो थे, ये ग्रीक विद्वान थे दोस्तों, साहित्यकार थे, इन्होंने ही लिखा था सर्वप्रथम भारत के बारे में। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की, कौन सा शब्द वेदों और वेद की शाखाओं को सिखाने के लिए विद्यालय के लिए प्रयोग किया गया। तो इसका दोस्तों राइट आंसर होगा चरण। अब आइए फटाफट हम लोग अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या है हमारा, इसके बाद है दोस्तों कि बड़ा इमाम बाड़ा कहाँ स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी लखनऊ में है, जैसे कि आप लोग जानते भी होंगे। 22 नंबर क्वेश्चन क्या करा दोस्तों कि प्रसिद्ध जो चेतक घोड़ा था किससे संबंधित था। तो फटाफट कमेंट में बताइए आप लोग। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों क्या होगा, जी बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी लक्ष्मीबाई। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की, हवा महल कहाँ स्थित है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, सभी को पता है ये, तो आपको पता होगा हवा महल जयपुर में स्थित है। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की, गोविंद महल जो हिंदू वास्तुकला का अप्रतिम उदाहरण है स्थित है कहाँ। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी दतिया में है दोस्तों। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की, अगला प्रश्न है बीज गणित के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए विशेष रूप से किसको जाना जाता है। तो विशेष रूप से किसे जाना जाता है दोस्तों, तो भास्कर को जाना जाता है जो एक भारतीय थे। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है हमारा, दिल्ली के खगोलीय वेधशाला किसे कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, खगोलीय वेधशाला किसे कहा जाता है दोस्तों, तो इसे जंतर मंतर को कहा जाता है। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की, अगला प्रश्न पूछा है दोस्तों कि सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र कौन सा है। तो आप सभी को यह बात पता होगा कि सबसे जो प्राचीन वाद्य यंत्र है दोस्तों वो क्या है, वीणा है। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की, अगला प्रश्न है हमारा, अलाई दरवाजा का निर्माण किसने कराया। अलाई दरवाजा का निर्माण जो है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था दोस्तों। बात करते हैं अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न है हमारा, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल व वायसराय कौन था। तो ये भी बहुत ही इजी सिंपल क्वेश्चन है, आप सबको पता होगा, लॉर्ड कैनिंग। अब दोस्तों देखिएगा आप लोग ध्यानपूर्वक इसको करिएगा, क्योंकि जितना भी है क्वेश्चन दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और आपके परीक्षा में उपयोगी साबित होने वाला है। तो ये 10,000 सेट क्वेश्चन है दोस्तों, पार्ट वाइज करके आएगा, आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहेगा। आपके एग्जाम से पहले जो है आपको सारा जो है मॉक टेस्ट करा दिया जाएगा, इसके लिए आप बिल्कुल निश्चिंत रहेगा। और दोस्तों अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है हमारा, किस सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा था। तो जैसे कि आप सबको पता होगा दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा गुरु गोविंद सिंह ने लिखा था दोस्तों। अब आइए कुछ अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या है हमारा, तो देखिए अगला प्रश्न है, टीपू सुल्तान की मृत्यु कहाँ हुई थी। तो टीपू सुल्तान की मृत्यु जो हुई थी दोस्तों श्रीरंगपट्टनम में हुई थी। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की, आदि ग्रंथ किसने संकलित किया था। ध्यान रखिएगा संकलन करता पूछ रहा है, तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों गुरु अर्जुन देव होंगे। अब अगली बात करते हैं प्रश्न की, तो ठगी प्रथा के उन्मूलन से संबंध गवर्नर जनरल कौन थे पूछा गया यहाँ पे। तो ये थे लॉर्ड विलियम बेंटिंक दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अब बात करते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न है हमारा, वोडियार के शासक कौन थे। तो वोडियार के शासक कौन थे दोस्तों, तो मैसूर रियासत थे दोस्तों, मैसूर के जो रियासत होते थे वहीं वोडियार के शासक होते थे दोस्तों। अगले प्रश्न की बात करें तो अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किसने किया है पूछा है यहाँ पे, राजपूतों ने कि मराठों ने कि सिख ने कि मुगलों ने। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों मराठों ने किया था। अगली प्रश्न की बात करते हैं तो अगला प्रश्न है हमारा, 1757 में सिराजुद्दौला किसके द्वारा पराजित किया गया। तो सिराजुद्दौला जो है दोस्तों लॉर्ड क्लाइव के द्वारा पराजित किया गया था। अब बात करते हैं अपन अगले प्रश्न की, तो देखिए दोस्तों कुछ यहाँ पे ऐसे प्रश्न है जो इंपॉर्टेंट है, मैं आपको फटाफट उसका आंसर बता दे रहा हूँ ताकि आपका समय बचे। देखिए दोस्तों ये जो है सीरीज वाइज आएगा, आप लोग ध्यान रखिएगा। अभी हम इतिहास से करा रहे हैं, आगे इकोनॉमिक्स भी होगा, ज्योग्राफी से भी क्वेश्चन आएंगे, तो अभी बारी बारी से एक एक करके आप लोग कराया जाएगा, तो ध्यान रखिएगा। देखिए अगला प्रश्न है दोस्तों, सुगौली संधि जो 1816 ईस्वी में हुई थी किसके बीच संपन्न हुई थी। तो इसका आंसर जो होगा ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच संपन्न हुई थी दोस्तों। अगले प्रश्न की बात करें तो पूछा गया है कि सिख गुरु का सही क्रम, देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, VVI बार बार पूछा जाता है कि सिख गुरु का सही क्रम में सजाकर बताइए दोस्तों, ऑप्शन दे दिया जाएगा। तो आप लोग याद कर लीजिएगा, मैंने लिख दिया है आंसर ताकि आपको आसानी हो। देखिए पहला अमरदास होते हैं, उसके बाद रामदास और उसके बाद गुरु अर्जुन देव और उसके बाद गुरु तेग बहादुर होते हैं दोस्तों, यही सही क्रम है जो हमारे सिख गुरु थे। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला पूछा गया कि भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किसने डाली। तो ये डाले थे दोस्तों लॉर्ड मैकाले ने, कब, तो 1835 के समय। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न है पृथ्वीराज विजय का लेखक कौन है। पृथ्वीराज विजय का लेखक कौन है दोस्तों, जैनक जो है दोस्तों यही जो है के लेखक हैं दोस्तों। आइए कुछ अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों आप लोग घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, ये जो है इतिहास का भी जो हम मॉक टेस्ट करा रहे हैं, इसके बाद आप लोग का सब बारी बारी से हर एक सब्जेक्ट का, भूगोल का भी कराया जाएगा और शास्त्र का भी कराया जाएगा, बारी बारी से सब सब्जेक्ट का क्वेश्चन कराया जाएगा। तो देखिए आइए अगला प्रश्न, अंग्रेजी शासन का प्रभाव किस क्षेत्र में अधिक पड़ा। तो सबसे ज़्यादा पड़ा था दोस्तों आर्थिक क्षेत्र में जो है अंग्रेजी शासन का सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ा था दोस्तों। बात करते हैं अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न है तो भारत में प्रथम रेल लाइन किसने बिछवाई थी।
तो प्रथम रेल लाइन बिछवाई थी दोस्तों जॉर्ज क्लार्क ने। अगले प्रश्न की बात करते हैं तो अगला प्रश्न है हमारा, भारत से ब्रिटेन की ओर संपत्ति के अपवहन का सिद्धांत किसने प्रतिपादन किया था दोस्तों? तो ये हमारे दादा भाई नौरोजी जो है इन्होंने किया था दोस्तों। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था? ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये था दोस्तों बिहार, क्योंकि ये बिहार से रिलेटेड है तो पूछा जा सकता है दोस्तों। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है, नील दर्पण के लेखक कौन थे? तो नील दर्पण के लेखक जो थे दोस्तों दीनबंधु मित्र थे हमारे, जैसे कि आप लोग को ये पता भी होगा। अगले प्रश्न की बात करें तो पूछा गया कि आर्थिक दोहन के विचार का प्रतिपादन किसने किया? तो ये भी जो थे दोस्तों दादा भाई नौरोजी ने किया था दोस्तों। अगले प्रश्न की बात करें तो पूछा गया सर टॉमस मुनरो किस भू राजस्व बंदोबस्त से संबंधित है? तो ये रैयतवाड़ी राजस्व से संबंधित थे दोस्तों। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है हमारा, भारत में आधुनिक उद्योग की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी दोस्तों 1850 में। सन याद कर लीजिएगा, एक क्वेश्चन पूछा जाता है। अगले प्रश्न की बात करें तो पूछा गया रेल विभाग के पृथक रूप से रेलवे बजट कब प्रारंभ हुआ दोस्तों? तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये हुआ था दोस्तों 1925 में। अगले प्रश्न की बात करें तो पूछा गया पहले आधुनिक लोहा इस्पात उद्योग की स्थापना कहाँ हुई थी? तो ये भी दोस्तों जो है बिहार में हुई थी। तो बिहार से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं इसको भी आप लोग याद कर लीजिएगा, क्योंकि इतिहास में बिहार से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं। ये अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है हमारा, ये देखते हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे दोस्तों कि भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? तो वुड के घोषणा पत्र 1854 को। दोस्तों मैंने यहाँ पे इसलिए आपको ऑनलाइनर क्वेश्चन दे दिया ताकि समय का अभाव को देखते हुए आपका जल्दी से जल्दी प्रिपरेशन हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो कांग्रेस के कराची अधिवेशन जो हुआ था मार्च 1931 के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगले प्रश्न की बात करें तो पूछा गया पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक, तो ये थे दादा भाई नौरोजी। किस कंपनी ने सर्वप्रथम भारत में रेल सेवा प्रारंभ की? तो ये ग्रेट इंडिया पेनिनसुलर की थी दोस्तों। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है, आधुनिक भारत में हिंदू धर्म के पहला सुधार आंदोलन कौन था? तो ब्रह्म समाज था दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, धर्म सभा के संस्थापक कौन थे? तो राधाकांत देव थे दोस्तों। सती प्रथा का उन्मूलन किसके द्वारा किया गया है? तो ये किया गया है लॉर्ड विलियम बेंटिंक के द्वारा। अगले प्रश्न की बात करें तो पूछा गया स्वामी विवेकानंद का मूल नाम वास्तविक नाम क्या था? तो नरेंद्र नाथ दत्त उनका नाम था दोस्तों। अगला प्रश्न की बात करते हैं, आर्य समाज किसके विरुद्ध थे दोस्तों? तो ये विरुद्ध थे धार्मिक अनुष्ठान एवं मूर्ति पूजा के विरुद्ध थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो सत्यशोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ज्योतिबा फुले द्वारा की गई थी दोस्तों। आइए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आइए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, किस धर्म सुधारक की मृत्यु भारत के बाहर हुई थी? तो ये राजा राम हुई थी दोस्तों। अगले प्रश्न की बात करें तो सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक, सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक जो थे दयानंद सरस्वती थे दोस्तों। रामकृष्ण मिशन की स्थापना, ये भी वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों, विवेकानंद ने की थी। अब बात करते हैं वहाबी आंदोलन, ये भी इंपॉर्टेंट है, का मुख्य केंद्र कहाँ था दोस्तों? तो पटना था। देखिए जितने भी क्वेश्चन है वीवीआई दोस्तों ध्यानपूर्वक इसको देखिएगा और याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो भारत में दास प्रथा कब अवैध घोषित किया गया? तो 1843 में दोस्तों। अगला प्रश्न है, भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसके द्वारा लागू किया गया था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक के द्वारा दोस्तों। वेदों में संपूर्ण सच्चाई नहीं थे, यह कथन किसका है? तो ये दो है दोस्तों स्वामी दयानंद सरस्वती का है दोस्तों, इन्हीं के द्वारा ये बात कहा गया था। अगला है दोस्तों, महाराष्ट्र के सुकरात किसे कहा जाता है? तो ये महादेव गोविंद रांडे को दोस्तों कहा जाता है। विवेकानंद किस धार्मिक सम्मेलन में प्रसिद्ध हुए थे? शिकागो के धार्मिक सम्मेलन में प्रसिद्ध हुए थे दोस्तों। अगले प्रश्न की बात करें तो राजा राम मोहन राय संबंधित थे किससे? तो अंग्रेजी शिक्षा से थे, सती प्रथा से थे और विधवा पुनर्विवाह से भी संबंधित थे दोस्तों। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, जो भी क्वेश्चन आपको करा रहे हैं सारे वीवीआई है, आप लोग फटाफट कमेंट करते जाइएगा। राजा राम मोहन राय का जन्म कहाँ हुआ था दोस्तों? तो ये राधानगर में हुआ था, वर्धमान जिला में। ठीक है। अगले प्रश्न की बात करें तो संवाद कौमुदी पत्र के संपादक कौन थे? तो राजा राम मोहन राय थे दोस्तों। तत्व रजनी सभा के संबंधित है, किससे संबंधित है? तो देवेंद्रनाथ टैगोर से। और तत्वबोधनी सभा भी से यही संबंधित है दोस्तों। प्रार्थना समाज की स्थापना किसके प्रेरणा के फलस्वरूप हुई थी दोस्तों? तो ये केशव चंद्र सेन के प्रेरणा के फलस्वरूप हुई थी। आत्मीय सभा की स्थापना किसने किया था? तो ये भी राजा राम मोहन राय ने किया था दोस्तों। ये वीवीआई क्वेश्चन है, इसको आप लोग जरूर याद रखिएगा। अगले प्रश्न की बात करें तो शरदमणि कौन थी पूछा जाएगा। तो ये थी दोस्तों परमहंस की पत्नी, यानी जो हमारे रामकृष्ण परमहंस थे दोस्तों, उनकी पत्नी थी। अगले प्रश्न की बात करें तो ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी? तो 1828 ईस्वी में हुई थी। कुका आंदोलन को किसने संगठित किया था? तो गुरु राम सिंह ने किया था दोस्तों। और वेदों की ओर लौटो, ये वाक्य किसका है? तो दयानंद सरस्वती का है दोस्तों। लोकहितवादी जो है महाराष्ट्र के, उन्हें किसे कहा जाता है? तो गोपाल हरि देशमुख को कहा जाता है दोस्तों। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है हमारा। अगला प्रश्न कह रहा है कि तहजीब उल
अखलाक के रचनाकार कौन है? तो सैयद अहमद खां है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है प्रार्थना समाज के संस्थापक तो आत्माराम पांडुरंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन फेबियन आंदोलन के प्रस्तावक था? तो एनी बेसेंट थे दोस्तों, एनी बेसेंट थी दोस्तों। उसके बाद अगला है हमारा भारतीय सुधारक संघ की स्थापना किसने किया था? तो केशव चंद्र सेन ने किया था। रामकृष्ण परमहंस का जो मूल नाम है दोस्तों पूछा गया है क्या है? तो ध्यान से याद कर लीजिएगा, दादर चट्टोपाध्याय नाम है इनका दोस्तों। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं तो रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय कहाँ था? तो ये बेलूर था दोस्तों। भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता, देखिएगा ध्यान से, भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता किसे कहा जाता था? राजा राम मोहन राय को। भारत के प्रथम आधुनिक व्यक्ति भी इन्हीं को कहा जाता था, राजा राम मोहन राय को दोस्तों। वारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किए थे दोस्तों। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो वायकोम सत्याग्रह कहाँ चलाया गया था? तो ये दोस्तों केरल में चलाया गया था। पूछ देता है क्वेश्चन कि वायकोम सत्याग्रह निम्नलिखित में से कहाँ पे चलाया गया था? तो केरल में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ये दोस्तों अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न है कि बंगाल विभाजन कब हुआ था? याद कर लीजिएगा, बार बार पूछा जाता है, 1905 में। और उसी के आगे तुरंत आपको याद करने में आसानी हो, देखिए मुस्लिम लीग की स्थापना पूछे तो 1906 ईस्वी में दोस्तों। लॉर्ड हार्डी ने बंगाल विभाजन किस वर्ष रद्द किया था? तो रद्द किया था 1911 ईस्वी में दोस्तों। बात करते हैं कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन कब पारित किया था? तो 1942 में। ये सब डेट है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा कब दिया था दोस्तों? तो 1943 में दिया था। और उसके बाद पूछा जाएगा कि काकोरी ट्रेन डकैती के मुख्य नायक जो है कौन थे? तो राम प्रसाद बिस्मिल थे दोस्तों। उसके बाद अगले प्रश्न की बात करें तो गुरुदेव किसे कहा जाता था? तो रविन्द्रनाथ टैगोर को। 1916 में मुस्लिम लीग एवं कांग्रेस के समझौता किसने कराया था? तो एनी बेसेंट ने करवाई थी दोस्तों। उसके बाद अगला प्रश्न है महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? तो 30 जनवरी 1948। ये तो सभी को पता होगा, लेकिन कभी कभी डेट पूछ देता है दोस्तों। 30 जनवरी 1947, 30 जनवरी 1948, ऐसे करके डेट वाइज पूछेगा तो डेट याद कर लीजिएगा। कायदे आजम के नाम से किसे जाना जाता था? तो दोस्तों मोहम्मद अली जिन्ना को। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आइए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दोस्तों। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जनरल डायर की हत्या किसने की? तो ये उधम सिंह ने किया था दोस्तों। साइमन कमीशन का भारत में आगमन कब हुआ था? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है। ये सब जितना भी क्वेश्चन है दोस्तों, तो आप लोग इंपॉर्टेंट, सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रख के बनाया गया है, आप लोग इसको ध्यानपूर्वक देखिएगा। तो साइमन कमीशन का आगमन हुआ था दोस्तों 1928 में। बात करते हैं महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो ये थे गोपाल कृष्ण गोखले, आप लोगों को पता होगा। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा के रचनाकार कौन थे? तो मोहम्मद इकबाल थे दोस्तों। दीन बंधु के नाम से जाना जाता था किसको? C.F. एंड्रूज को दोस्तों। बात करते हैं माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ के रचनाकार कौन थे दोस्तों? तो ये थे महात्मा गांधी। इसका मतलब ये हुआ, हिंदी में पूछ सकता है कि सत्य के साथ मेरा प्रयोग, इसका हिंदी में जो है मतलब होगा दोस्तों, आप लोग याद रखिएगा, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ का। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा था? तो ये रोलक एक्ट को कहा था दोस्तों। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी के साथ कौन शामिल था? तो राजेंद्र प्रसाद थे और अनुग्रह नारायण जो थे ये भी शामिल थे दोस्तों। स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी पूछा जाएगा, तो 1923 में, याद कर लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट है आपका लाल कुर्ती के रूप में जाना जाता था किसे? तो खुदाई खिदमतगारों को जाना जाता था। आइए कुछ और प्रश्न देखते हैं। तो देखिए दोस्तों कुछ रिवीजन क्वेश्चन है, वो भी आपके लिए करना महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि देखिए आता तो सबको है, ऐसा क्वेश्चन ये रहेगा रिवीजन क्वेश्चन कि आएगा सबको, लेकिन रिवीजन के बिना वहाँ पे एग्जाम में कंफ्यूजन क्रिएट होने लगता है। तो मैंने सोचा कि ये भी आपको करा दूं ताकि आपका एक भी क्वेश्चन मिस ना हो। देखिए ये क्वेश्चन है आपका कि जलियांवाला बाग के नरसंहार के समय भारत के वायसराय कौन थे? तो ये थे चेम्सफोर्ड, लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे दोस्तों। डिस्कवरी ऑफ इंडिया यानी भारत की खोज भी लिख सकता है के लेखक कौन है पूछ देगा, तो जवाहरलाल नेहरू। और बात करते हैं 1923 ईस्वी में चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने कहाँ स्वराज पार्टी की स्थापना की? तो ये इलाहाबाद में दोस्तों, यानी उत्तर प्रदेश में किया था। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन हमारा चौरी चौरा नामक स्थान कहाँ पे है? जो चौरी चौरा घटना हुई थी दोस्तों, ये स्थान कहाँ पे है? तो गोरखपुर उत्तर प्रदेश में है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद पूछा गया कि हु लिव्स इफ इंडिया डाइज, किसकी उक्ति है? तो ये जवाहरलाल नेहरू की उक्ति है दोस्तों। भारत में जब क्रिप्स मिशन आया था उस समय भारत का वायसराय कौन थे? तो ये होगा आपका लॉर्ड लिनलिथगो हो गए दोस्तों। अगले प्रश्न की बात करते हैं, गांधी जी कांग्रेस के कितनी बार जो है अध्यक्ष बने थे? तो गांधी जी केवल एक बार अध्यक्ष बने थे। पूछ देता ऑप्शन में कि एक बार, दो बार, तीन बार, यानी में से कोई नहीं, तो आप एक बार पे टिक लगाइएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो ये तो सभी को पता होगा, भगत सिंह है दोस्तों। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये रिवीजन है दोस्तों, आप रिवीजन कर सकते हैं इसमें। भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल नहीं हुए थे कौन दोस्तों? तो ऑप्शन देगा आपका महात्मा गांधी, राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, भीमराव अम्बेडकर। तो यहाँ पे जो है अम्बेडकर जी जो थे शामिल नहीं हुए थे। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? तो ये थे हमारे JB कृपलानी। आइए और कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों,
भारत एवं पाकिस्तान के बीच जो सीमांकन यानी सीमा रेखा की जो बंटवारा किया गया है वो किसने किया था? तो सर सिरिल रैडक्लिफ। इनके द्वारा एक बहुत ही रोचक फैक्ट है कि ये कभी भारत नहीं आए थे और दोनों देश को आपस में बांट दिए थे नक्शा के द्वारा बस। अब अगली प्रश्न की बात करें तो हिंद स्वराज किसकी रचना है? तो ये महात्मा गांधी की है दोस्तों। ये कब किए थे? तो इंग्लैंड से जब साउथ अफ्रीका के दौरान यात्रा कर रहे थे उसी समय इसका जो है रचना किए थे। अब बात करते हैं इंडियन लेबर फेडरेशन की स्थापना जो है किसने की थी? तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने की थी दोस्तों। देखिए अगला प्रश्न है हमारा कि साउथ अफ्रीका में जो गांधी जी द्वारा प्रकाशित पत्रिका थी उसका नाम क्या है दोस्तों? तो ये था इंडियन ओपिनियन। ओके, अगले प्रश्न की बात करें 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसने किया था? तो महात्मा गांधी। बहुत कंफ्यूजन क्रिएट करने वाला क्वेश्चन है दोस्तों। यहाँ पे हरिजन संघ जैसे ही नाम आता है लोग मार देते हैं भीमराव अंबेडकर, जो ऑप्शन में पहले नंबर 1 पे ही रहता है। तो ये ध्यान रखिएगा, इसका महात्मा गांधी होगा दोस्तों। भारत छोड़ो आंदोलन के समय ब्रिटेन के जो पीएम थे, प्राइम मिनिस्टर कौन थे? तो विंस्टन चर्चिल थे दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें 1947 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली की 2 अध्यक्षता हुई थी दोस्तों, उसमें कौन अध्यक्ष थे? तो ये हमारे राजेंद्र प्रसाद थे। अगला एकदम बहुत ही इजी प्रश्न, सबको पता है, डू एंड डाई, करो या मरो का नारा महात्मा गांधी जी द्वारा दिया गया था दोस्तों। अगले प्रश्न की बात करें 1931 में कराची अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो ये हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किए थे, जिन्हें लौह पुरुष के नाम से भी आप लोग जानते हैं। अगले प्रश्न की बात करें तो भारत में साइमन कमीशन के बहिष्कार का मुख्य कारण क्या था? पूछ देगा आपसे कि भारत में जो है साइमन कमीशन का मुख्य कारण क्या था बहिष्कार होने का? तो ये मुख्य कारण था कि जो उसके सभी कमेटी के सदस्य थे सभी के सभी अंग्रेज थे दोस्तों। तो जो ऑप्शन में होगा इससे आप टिक कर दीजिएगा। भाई ये कुछ नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं, देखते हैं अगले प्रश्न क्या है हमारा। देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है दोस्तों, आइए देखते हैं। गांधी जी अफ्रीका से कब लौटे थे? तो 1915 ईस्वी में लौटे थे दोस्तों। फिनिक्स फॉर्म की स्थापना भी महात्मा गांधी जी द्वारा किया गया था। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की, गांधी के मृत्यु पर किसने कहा था कि हमारे जीवन से जो है प्रकाश चला गया? तो ये कहते हैं हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दोस्तों। अब बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की, तो इनकलाब का नारा किसने दिया था? तो आजाद दिए थे दोस्तों, चंद्रशेखर आजाद। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो मुस्लिम लीग की मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 1939 में मनाया जाता है। मुस्लिम लीग की स्थापना जो 1906 में हुई थी, लेकिन वही पूछ देगा कि इसका मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है। तो आप लोग याद रखिएगा, ये नहीं कि 1906 दिया रहेगा ऑप्शन में, इसको मत करके आ जाइएगा। 1939 में जो है आपका राइट आंसर होगा। तीसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो 1932 में हुआ था दोस्तों। आनंद मठ पुस्तक के लेखक कौन थे? तो बंकिम चंद्र चटर्जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भू आंदोलन प्रारंभ किया किसने? तो विनोबा भावे ने किया था दोस्तों। लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है? अरविंद घोष। यहाँ भी ये कंफ्यूजन क्रिएट होता है, लाइफ डिवाइन और डिस्कवरी ऑफ इंडिया। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पूछे तो जवाहरलाल नेहरू, लाइफ डिवाइन पूछे तो अरविंद घोष, ये याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो भारतीय प्रथम जो वो कौन थे जिसको नोबेल मिला था? तो हमारे रविन्द्रनाथ टैगोर थे, जिनको साहित्य के क्षेत्र में दोस्तों नोबेल पुरस्कार मिला। तो दोस्तों मुझे पता है कि ये सीरीज जो है लंबा होने के कारण आपको थोड़ा सहज महसूस हो रहा होगा, लेकिन देखिए आपके लिए ब्रेन बूस्टर लेकर आए हैं। ब्रेन बूस्टर का काम यहाँ पे क्या करेगा? रिवीजन। जो आपको याद है वही रिवीजन कर लीजिएगा तो वो आपका ब्रेन बूस्टर रिलैक्स फील होता है। नए क्वेश्चन से परिचित होइएगा तब आपको थोड़ा परेशानी या इरिटेशन होने लगता है। अब आइए देखते हैं कि क्या है हमारा क्वेश्चन। ये सब जो है आप लोग फटाफट बस इसको याद कर लीजिएगा, मैंने नोट करा दिया है दोस्तों। नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्र में दिया जाता है? तो 6 क्षेत्र में। अब बात करते हैं कि मिडनाइट चिल्ड्रन के लेखक कौन है दोस्तों? तो सलमान रश्दी है दोस्तों। व्हाइट टाइगर की बात करें तो यहाँ अरविंद आदिगा है। इन ए फ्री स्टेट के लेखक पूछ देगा। ये देखिए सारे जो है दोस्तों ये क्या है? मोस्ट VVI है। यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं, क्यों कर रहा हूँ कि ये बार बार पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो इसका जो अगर बात करें इन ए फ्री स्टेट तो BS नेपाल है दोस्तों। उसके बाद हमारा अगला क्या है? द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स और धनती राय है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, शांति वन किसका समाधि स्थल है? तो ये भी पूछ देता है, तो जवाहरलाल नेहरू। इसी प्रकार आप देख सकते हैं राजघाट किसका है? तो महात्मा गांधी। विजय घाट किसका है? तो लाल बहादुर शास्त्री का है दोस्तों। किसान घाट तो चौधरी चरण सिंह का है। अब उदय भूमि की बात करें तो KR नारायण के हैं दोस्तों। शक्ति स्थल किसका है? तो ये है हमारा दोस्तों इंदिरा गांधी का। और वीर भूमि तो वीर भूमि है हमारा राजीव गांधी। और कर्म भूमि की बात करें तो शंकर दयाल शर्मा। ये आप लोग याद रख लीजिएगा। ये कुछ और भी है, देख लेते हैं। अभय घाट मोरारजी देसाई। महाप्रायण घाट की बात करें तो राजेंद्र प्रसाद जो कि बिहार से बिलोंग करते हैं। नारायण घाट किसका है? तो गुलजारीलाल नंदा का है दोस्तों। और उसके बाद बात करें समता स्थल तो जगजीवन राम। और सैदव अटल बिहारी वाजपेयी यानी हमारे अटल जी का है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये सब भी याद कर लीजिएगा आप लोग। अब बात करते हैं कुछ हमारी स्थापनाएं जान लेते हैं कब हुई थी। एशियाटिक समाज की स्थापना कब हुई थी? 1784 में। अब बात करते हैं भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, तो ये हुआ था दोस्तों 1861 में। बात करते हैं भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार का स्थापना, तो ये 1881 में हुआ था दोस्तों। उसके बाद भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण कब हुआ था? तो 1945। अब ये दोनों एक ही जैसा सिमिलर है दोस्तों, याद कर लीजिएगा। साहित्य अकादमी
1954 और ललित कला अकादमी 1954। अब बात करते हैं, देखिए वाद्य यंत्र भी पूछे जाते हैं बिहार पुलिस के एग्जाम में, तो ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। यहाँ पे देखिए पंडित रविशंकर कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे, तो ये सितार वादक थे दोस्तों, याद रखिएगा। उसके बाद निखिल बनर्जी भी जो है सितार वादक होंगे दोस्तों। बात करते हैं जाकिर हुसैन, ये सब सारे VVI हैं दोस्तों। जाकिर हुसैन की बात करें तो तबला वादक हैं। अब बात करते हैं पन्नालाल घोष की, तो ये बांसुरी वादक हैं दोस्तों। देखिए अमजद अली खां क्या बजाते थे, तो सरोद वादक थे। बात करें बिस्मिल्लाह खां की, तो ये है शहनाई वादक। तो ये सारे इंपॉर्टेंट थे दोस्तों, आप लोग सभी को मुझे पता है कि याद भी होगा, लेकिन फिर भी आप लोग रिवीजन रखिएगा, दिमाग में रखिएगा, ये क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। अब आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है देवदास के रचनाकार कौन है, शरदचंद्र चट्टोपाध्याय। अगला है हमारा चित्रा उपन्यास के लेखक कौन है, तो रविंद्रनाथ टैगोर है दोस्तों। प्रेम पचीसी के रचनाकार कौन है, तो मुंशी प्रेमचंद्र। ये जो साहित्य से रिलेटेड क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य, ये भी बहुत बार पूछे जाते हैं, तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। विश्व इतिहास की झलक, सबसे पहले तो ये किसने लिखा था दोस्तों, तो जवाहरलाल नेहरू ने लिखा था दोस्तों। भारत में पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया, तो जेम्स हिक्की ने किया था दोस्तों। पत्र का नाम था बंगाल गजट, याद रखिएगा, जेम्स हिक्की द्वारा किया गया था। द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री के लेखक कौन है, राम मनोहर लोहिया है दोस्तों। बात करते हैं पोस्ट ऑफिस के लेखक कौन है, तो रविंद्रनाथ टैगोर है। गोदान की रचना मुंशी प्रेमचंद्र। भारत भारती की रचना मैथिली शरण गुप्त। इसी तरह फटाफट याद करिएगा, सैंडलर आयोग की संबंध किससे है, तो शिक्षा से है। उसके बाद खिलाफत आंदोलन के आरंभ कब हुआ था और किसने किया था, तो अली बंधुओं ने शुरुआत की थी इसका दोस्तों। भारत में सिविल सेवा का सूत्रपात यानी शुरुआत किसने किया था, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था दोस्तों। उसके बाद अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना कौन किया था, तो शिशिर कुमार घोष किए थे। किस वर्ष उड़ीसा बिहार से पृथक हुआ यानी अलग हुआ था, तो याद रखिएगा 1936 में हुआ था दोस्तों। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न है हमारा उपन्यास दुर्गेश नंदिनी के लेखक कौन है, तो बंकिम चंद्र चटर्जी ही हैं। ये उपन्यास जरूर है, एक क्वेश्चन तो फिक्स इससे आता है दोस्तों, लेखक का नाम, तो याद रखिएगा सर 1878 का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने रद्द किया था, पूछा गया था। यार लॉर्ड रिपन ने किया था, ये भी VVI है, याद रखिएगा। अमेरिकन में फ्री हिंदुस्तान अखबार की शुरुआत किसने की थी दोस्तों, तो ये तारकनाथ थे, तारकनाथ दास जो है ये शुरू किए थे। अगले प्रश्न की बात करें तो पूछा गया है इंडियन ऑनरेस्ट के लेखक जो है कौन है, तो वैलेंटाइन सिरोल है दोस्तों। उसके बाद अगले प्रश्न की बात करते हैं स्वदेश वाहिनी के संस्थापक जो है पूछ देगा कि कौन थे या संपादक कौन थे, किसने लिखा था इस पुस्तक को, तो ये है के रामकृष्ण पिल्ले। ओके, अगले प्रश्न की बात करें तो झंडा गीत, देखिएगा यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट होता है बहुत बार। झंडा गीत पूछा गया है किसने लिखा है, तो झंडा गीत लिखा है श्यामलाल गुप्त, यानी इसे पार्षद भी इनको कहा जाता है। तो बहुत लोग झंडा गीत समझ जाएंगे, वंदे मातरम या जनगण मन रविन्द्रनाथ टैगोर या बंकिम चंद्र चटर्जी करके आ जाएंगे, जो गलत हो जाएगा। ये एक दोस्तों आपका जो है पुस्तक का नाम है झंडा गीत, तो कंफ्यूजन क्रिएट होता है। उसके बाद अगले प्रश्न की बात करें तो हंटर कमीशन की रिपोर्ट किसके विकास पर जोर दिया गया था, तो ये जोर दिया गया था प्राथमिक शिक्षा यानी प्राइमरी एजुकेशन के ऊपर दोस्तों। अगले प्रश्न की बात करें तो पूछा गया कि हिंदू के संस्थापक कौन है, तो हमारे दादा भाई नरौजी हैं दोस्तों। इनके बाद अगले प्रश्न की बात करें तो पूछा गया किसके अंतर्गत भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी, तो रेगुलेटिंग एक्ट जो 1773 का था उसी के संबंध में सबसे पहले जो हमारा स्थापना हुआ था सर्वोच्च न्यायालय का। बात करते हैं पत्रकार का कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे, ये थे बाल गंगाधर तिलक थे दोस्तों। अगले प्रश्न की बात करें तो बंगाली समाचार पत्र जो है किसने शुरू किया था, तो SN बनर्जी यानी सुरेंद्र नाथ बनर्जी है दोस्तों इसका फुल फॉर्म। अगले प्रश्न की बात करें तो सुधारक जो था समाचार पत्र था दोस्तों, इसके जो संस्थापक थे GK गोखले थे। उसके बाद अगले प्रश्न की बात करें तो पूछा गया कि BHU यानी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन है, तो मदन मोहन मालवीय। सभी को पता भी होगा ये बात, लेकिन रिवीजन कर लीजिएगा। अगले प्रश्न की बात करें तो पूछा गया है गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन के लेखक कौन है, तो राम मनोहर लोहिया थे दोस्तों, याद रखिएगा इनका नाम आप लोग। उसके बाद साधना के लेखक कौन है, तो हमारे जो है BD सावरकर। अगले प्रश्न की बात करें तो लाइफ डिवाइन के लेखक कौन है, तो बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। आइए दोस्तों हम लोग क्वेश्चन और रिवीजन कर लेते हैं। देखिए एक बात आपको मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं दोस्तों कि जो रिवीजन होता है परीक्षा, क्योंकि आप लोग का नजदीक है, तो रिवीजन मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्योंकि देखिए बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं कि वो लगते हैं नया क्वेश्चन की तलाश में चले जाते हैं। नया क्वेश्चन से ज़्यादा जरूरत है आपको मेरिट में कौन ले जाता है, जो आपको आता है उसी को रिवीजन करना सबसे महत्वपूर्ण होता है। तो देखिए ये जितने भी है इंपॉर्टेंट है, इसको भी एक नज़र आप लोग याद कर लीजिएगा, देख लीजिएगा तो याद हो जाएगा। बहुत सारे स्टूडेंट को पता है, बस इसको रिवीजन के थ्रू हम करा रहे हैं ताकि आप लोग का रिवीजन जो है क्लियर हो जाए। भारतीय आगे और भी दोस्तों जो है हम और भी क्वेश्चन कराएंगे, सेट कराएंगे, तो आप लोग ध्यानपूर्वक पहले रिवीजन कर लीजिए। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो नई दिल्ली है। केंद्रीय गन्ना कहाँ है दोस्तों, तो कोयम्बटूर। तंबाकू कहाँ है, तो राजमुंदरी। और भारतीय चीनी तकनीकी संस्थान कानपुर। बात करें डेयरी अनुसंधान
अनुसंधान की, तो करनाल हरियाणा में। चमड़ा जो चेन्नई दोस्तों, च से चमड़ा, च से चेन्नई, और सीधी लखनऊ, 20 भी है लखनऊ। और भारतीय मौसम संस्थान कहाँ है, तो नई दिल्ली। बात करें रमन संस्थान कहाँ है, तो बेंगलुरु में है दोस्तों। धातु विज्ञान प्रयोगशाला कहाँ है, तो ये जमशेदपुर में है। कपड़ा उद्योग कहाँ है दोस्तों, तो अहमदाबाद। राष्ट्रीय प्रतिरोधक विज्ञान संस्थान नई दिल्ली में है दोस्तों। इसी तरह से भाभा परमाणु आप लोग जानते हैं, ट्राम में मुंबई में है। भारतीय पेट्रोलियम देहरादून। आयुर्विज्ञान है दोस्तों नई दिल्ली। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च की बात करें तो मुंबई में। इंडियन सिक्योरिटी प्रेस पुणे। बात करते हैं केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान के, तो मैसूर में है दोस्तों। केंद्रीय भवन निर्माण अगर पूछे तो रुड़की मारिएगा दोस्तों। कांच तथा मृतिका पूछे तो कोलकाता। अगर पूछ दे केंद्रीय जो है कांच एवं मृतिका कहाँ है, तो कोलकाता। केंद्रीय विद्युत रासायनिक कराईकुड़ी। अब देखिए अगला है दोस्तों यांत्रिक इंजीनियरिंग, तो दुर्गापुर। बात करें केंद्रीय नमक एवं समुद्री रसायन कहाँ है, तो भावनगर में दोस्तों। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण कहाँ है, नई दिल्ली में। और राष्ट्रीय भूभौतिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो हैदराबाद में है दोस्तों। नारियल की पूछे तो कासरगोड़ा मारिएगा। आलू पूछे तो शिमला। और दृष्टि विकलांग हेतु राष्ट्रीय संस्थान देहरादून। बात करें पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र का, तो बेंगलुरु में दोस्तों। केंद्रीय वन कहाँ है, तो देहरादून। और भारतीय लाह जैसे कि आप लोग जानते हैं रांची। और केंद्रीय ईंधन बात करें तो जलगोड़ा। इसी प्रकार और है दोस्तों खनन के बारे में पूछे, केंद्रीय खनन अनुसंधान केंद्र तो धनबाद। सर्वेक्षण विभाग देहरादून। मौसम वेधशाला पुणे। उसके बाद जीवाणु प्रौद्योगिकी संस्थान तो चंडीगढ़। प्लाज्मा पूछे तो गांधीनगर। भूचुंबकीय पूछे तो मुंबई। और खगोल से पूछे तो आपका बेंगलुरु हो जाएगा। राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान तो यानी पणजी होता है, गोवा में है दोस्तों, याद रखिएगा इसको। डीजल लोकोमोटिव वर्क्स कहाँ है, तो हमारा वाराणसी में है। केंद्रीय सड़क अनुसंधान कहाँ है, तो नई दिल्ली। ट्रैक्टर नई दिल्ली। रासायनिक जैविक कहाँ है दोस्तों, तो कोलकाता। और पूछे उच्च अक्षांश यानी उच्च अक्षांश जो होता है अनुसंधान प्रयोगशाला, तो गुलमर्ग मारिएगा दोस्तों। पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान नागपुर। बात करें कोशिकी तथा आणविक जीव केंद्रीय केंद्र तो हैदराबाद। अब देखिए भारतीय पुरातत्विक सर्वेक्षण विभाग तो ये कोलकाता। केंद्रीय जूट प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान तो ये भी है दोस्तों कोलकाता। सेंटर फॉर डीएनए, डीएनए से रिलेटेड जितना आता है दोस्तों आप लोग हैदराबाद मार सकते हैं। कोशिका डीएनए एसएस जितने भी आएंगे संस्थान तो आप हैदराबाद कर दीजिएगा। यहाँ पे देख सकते हैं आप सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एंड डायग्नोस्टिक्स जो है हैदराबाद में है। राष्ट्रीय मस्तिष्क जो बात करें तो गुड़गांव में। और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड जालहली में है दोस्तों। चावल की बात करें तो जैसे आप लोग जानते हैं कटक। और दलहन की बात करें तो कानपुर। और हमारा जो है केंद्रीय जल एवं विद्युत अनुसंधान केंद्र कहाँ है, तो खड़गवासला में है दोस्तों। इस प्रकार से आप इसको एक बार एक नजर देख लीजिएगा जिससे कि आपका जो है प्रिपरेशन कंप्लीट हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों हमारा कि भारतीय इतिहास में सन 1885 ईस्वी प्रसिद्ध है क्यों, तो ये प्रसिद्ध है आप लोग जानते हैं कांग्रेस की स्थापना के लिए। अब बात करते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक किस शहर में हुई थी, पूछ देगा तो ये मुंबई, याद रखिएगा मुंबई। भारत का महान वृद्ध व्यक्ति किसे कहा जाता है, तो दादा भाई नौरोजी को। कांग्रेस के संस्थापक कौन है, तो ये ह्यूम है दोस्तों। किस गवर्नर के कार्यकाल के दौरान कांग्रेस बनी थी, पूछा जाता है तो लॉर्ड डफरिन, याद रखिएगा। भारतीय सिविल सेवा में चुने गए प्रथम भारतीय कौन है, तो सत्येंद्रनाथ टैगोर है दोस्तों, आप लोग जानते हैं। हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहा जाता है, तो ये भी ह्यूम को कहा जाता है दोस्तों। वह भारतीय जो ब्रिटिश संसद के लिए निर्वाचित हुआ था तो वो भी दादा भाई नौरोजी हैं दोस्तों। इन्हें ब्रिजमैन के नाम से जाना जाता है, जैसे आप लोग ऊपर पढ़े अभी। अल्बर्ट बिल विवाद किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान उभरा था, तो लॉर्ड रिपन के दौरान दोस्तों, ये याद रखिएगा लॉर्ड रिपन। अगले क्वेश्चन की बात करें तो हमारा अगला है भारतीय संघ के संस्थापक कौन है, तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी हैं दोस्तों। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की किसने, दादा भाई नौरोजी ने की थी दोस्तों, ये ऑप्शन दे देगा। चार ठोक इनमें से कौन से किए थे, तो दादा भाई नौरोजी, याद रखिएगा। अधिकतर जो है नरमपंथी नेता थे किस क्षेत्र से, तो शहरी क्षेत्र से थे दोस्तों। अब बात करते हैं 1905 में बंगाल विभाजन किसने किया, तो ये लॉर्ड कर्जन ने किया, आप लोग जानते होंगे। अब अगले प्रश्न की बात करते हैं तो ये नेशन इन द मेकिंग नामक पुस्तक के जो लेखक थे वो कौन थे, तो अपना सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे ये। कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन थे, तो बदरुद्दीन तैयब जी थे दोस्तों। अब बात करते हैं ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना, तो ये भी दादा भाई नौरोजी किए थे, याद रखिएगा। इसे 3 प्रश्न पूछे जाते हैं, आप लोग ध्यानपूर्वक इसको समझिएगा। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना दादा भाई नौरोजी पूछेगा। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी, तो 1866 में। और कहाँ पे हुई थी, तो ये लंदन में, याद रखिएगा। भारत में लॉर्ड कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से की किसने की थी, तो गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी दोस्तों। मद्रास महाजन सभा की स्थापना 1884 में। और बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन 1885, 84-85 याद रख लीजिएगा। हाउस इंडिया फॉट फॉर फ्रीडम एनी बेसेंट की स्थापना की थी। उदारवादियों की कार्य पद्धति के साधना थे क्या क्या, तो प्रार्थना, याचना और विरोध था दोस्तों। और अगली प्रश्न की बात करें तो 1897 में किसके गिरफ्तारी के बाद जो है कांग्रेस में नया मोड़ आया था, पूछा जाता है तो बाल गंगाधर तिलक दोस्तों। मार्लो मिंटो सुधार जो है दोस्तों कब प्रस्तुत हुआ, तो 1909 में।
इसको दो तरह से पूछा जाता है दोस्तों। पूछ देगा कि भारतीय परिषद अधिनियम 1909 का सर्वग्राह्यम नाम क्या है, तो मार्लो मिंटो याद रखिएगा। और फिर पूछेगा कब प्रस्तुत किया गया, तो 1909। पूछेगा कि मार्ले मिंटो जो है कब प्रस्तुत किया गया, तो 1909। देखिए आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हमारा 1916 में मद्रास में होम रूल मूवमेंट के प्रवर्तक कौन थे, तो एनी बेसेंट। अब बात करते हैं बाल गंगाधर तिलक द्वारा शुरू की गई पत्रिका का नाम क्या था, तो केसरी था दोस्तों। अब देखिए शेरे पंजाब किसका उपनाम है, तो ये आप लोग जानते होंगे लाला लाजपत राय का है। सांप्रदायिक निर्वाचन की क्षेत्रों की पद्धति की शुरुआत भारत में किसके द्वारा हुई थी दोस्तों, तो यही देखिए याद रखिएगा 1909 मार्ले मिंटो के तहत हुई थी। ये क्वेश्चन तरह तरह से बदल बदल के पूछा जाता है दोस्तों, तो इसलिए आपको इसको ध्यानपूर्वक देखिएगा और समझिएगा। बिहार बंगाल से अलग कब हुआ था, तो 1912 में ये पूछा जा सकता है दोस्तों, बिहार से संबंधित है। अनुशीलन समिति के संबंध है किससे, तो बी.डी. सावरकर से है दोस्तों, ये पूछा जाता है अनुशीलन समिति। कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ था दोस्तों, तो 1907 में हुआ था। उसके बाद जो है दोस्तों गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी, तो 1913 में हुई थी। मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष पूछा जाएगा, तो आगा खां दोस्तों। देश बंधु के नाम से किससे जाना जाता है, तो सियर दास, इन्हें चित्तरंजन दास भी कहा जाता है। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, गांधी जी ने सत्याग्रह क्रियाविधि सबसे पहले कहाँ से शुरू की, तो चंपारण से यानी बिहार से शुरू की थी दोस्तों। अब बात करते हैं कि नमक सत्याग्रह कब शुरू हुआ था, तो 1930 में। सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो जो नारा दिए थे दोस्तों, कब दिए थे, तो 1943 में याद रखिएगा। कांग्रेस ने भारत छोड़ो प्रस्ताव कब पारित किया था, तो 1942 में किया था दोस्तों। असहयोग आंदोलन 1920 से 1922 तक चला था, याद रखिएगा। उसके बाद है दोस्तों हमारा साइमन कमीशन पूछा था, साइमन कमीशन का भारत में आगमन कब हुआ था, ये VVI क्वेश्चन है दोस्तों, तो 1928 में। दांडी यात्रा में गांधी जी कितनी यात्रा करके नमक कानून को विरोध किए थे, तो 385 किलोमीटर, याद रखिएगा। विजय घाट किस नदी के किनारे है, तो यमुना नदी के किनारे है दोस्तों। जब भारत आजाद हुआ तो उस समय जो है यूके के कौन सी पार्टी थी, यूके यूनाइटेड किंगडम में कौन सी पार्टी थी, तो लेबर पार्टी थी दोस्तों उस समय। वंदे मातरम पहली बार कब गाया गया था, तो 1896 में गाया गया था दोस्तों। मुंबई और मद्रास और कोलकाता उच्च न्यायालय कब यहाँ स्थापना हुआ था, तो 1861 में हुआ था दोस्तों। तो आइए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, तो देखिए हमारा क्या है कि सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते ग्रह का वेग क्या रहता है, तो हमेशा नियत रहता है, याद रखिएगा। अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल है, तो 89 है, ये भी नोट कर लीजिएगा। निक्स ओलंपिया कोपलस पर्वत किस ग्रह पर स्थित है, तो ये मंगल ग्रह यानी मार्स ग्रह पर स्थित है। अगला प्रश्न है बाह्य ग्रह या बृहस्पति सदृश ग्रह की संख्या जो है कितनी होती है दोस्तों, तो ये 4 होती हैं। ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा किसे कहते हैं, तो अभिनव तारा को कहते हैं। सौर प्रणाली की खोज आप लोग जानते हैं, कोपरनिकस। सूर्य के मध्य भाग को क्या कहा जाता है, तो प्रकाश मंडल, और उसके ऊपरी भाग को क्या कहा जाता है, वर्णमंडल, याद रखिएगा दोनों को। एक ग्रह की अपने कक्षा में सूर्य से अधिकतम दूरी को क्या कहा जाता है, तो ऑफशोर, और बात करें अगर उसके न्यूनतम दूरी की तो इसको कहा जाता है उपसौर। हेलियन परहेलियन याद रखिएगा, इसको इंग्लिश में भी पूछ देता है दोस्तों। मध्य रात्रि सूर्य का अर्थ क्या होता है, पूछा था कि मध्य रात्रि सूर्य का अर्थ, जैसे मध्य रात्रि को नार्वे के नाम से जाना जाता है दोस्तों, तो इसका अर्थ होता है कि सूर्य का ध्रुवीय वृत्त में देर तक चमकना। अब बात करते हैं सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन जो होता है और हीलियम, तो उसमें हाइड्रोजन की परसेंटेज क्या होती है, तो 71% होता है दोस्तों। अगले प्रश्न की बात करें तो पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है कैसे, आप लोग जानते हैं पश्चिम से पूरब। सूर्य प्रकाश धरती पर आने में समय कितना लगता है, तो 8.3 मिनट। ये थोड़ा एक्सेप्शनल क्वेश्चन है, कहीं कहीं 8.16 मिनट दे देता है दोस्तों। तो दोस्तों ये आप लोग जो है ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप लोग को करना है, ध्यान में रखते हुए अकॉर्डिंग टू ऑप्शन देखिएगा। अगले प्रश्न की बात करें तो किस ग्रह में चंद्रमा की तरह कलाएं होती हैं, तो ये बुध ग्रह होता है दोस्तों। अगले प्रश्न की बात करते हैं, सूर्य में कल्ला धब्बा क्या है, यानी धब्बे में वे स्थान है जो प्रकाश उत्सर्जन करने में असमर्थ होते हैं। जो सूर्य में कल्ला धब्बा होता है दोस्तों, वो प्रकाश उत्सर्जन में असमर्थ होते हैं, वहां से प्रकाश जो है उत्सर्जन नहीं होता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, सौर प्रणाली की खोज तो कोपरनिकस ने किया था। ग्रहों के गति के नियम तो केपलर ने दिया था दोस्तों। भूगोल के जनक हिकेटियस को, और भूगोल के लिए जियोग्राफी शब्द का प्रथम प्रयोग इरेटोस्थनीज। वर्तमान भूत की कुंजी है, यह कथन किसने कहा था, तो जेम्स हटन ने कहा था दोस्तों। अगले प्रश्न की बात करते हैं, तो सौर मंडल का भाग नहीं है, कौन सा पूछ देगा ऑप्शन में आपसे, तो इसमें जो है आपका निहारिका देखिएगा, जहां होगा उसी को मारिएगा। और बात करते हैं सौर पृष्ठ पर लगभग तापमान कितना होता है सूर्य के सतह पर, तो 6000 डिग्री सेल्सियस। कितना तापमान है, मतलब सोच कोई जाने के लिए सोच भी नहीं सकता। अगले प्रश्न की बात करते हैं, सूर्य और पृथ्वी के बीच न्यूनतम दूरी कब होता है, तो 3 जनवरी को, और अधिकतम दूरी कब होता है, तो 4 जुलाई को। ये भी याद करिएगा, पूछता है न्यूनतम तो 3 और अधिकतम 4। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। देखिए दोस्तों, आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। पूछा जाता है कि सुपरनोवा क्या है,
तो ये विस्फोटी तारा है दोस्तों। अब बात करते हैं उत्तरी ध्रुव का खोज किसने किया था, तो रॉबर्ट पियरी ने। दक्षिणी ध्रुव की खोज किसने किया था, तो एडमसन ने। सौंदर्य का देवता किसे कहा जाता है, तो शुक्र को दोस्तों। पृथ्वी का भ्रमण की गति क्या है, तो 25 किलोमीटर प्रति मिनट है, ध्यान रखिएगा ये मिनट है दोस्तों। भूमध्य रेखा पर पृथ्वी का व्यास कितना है, तो 12,800 किलोमीटर है दोस्तों। पृथ्वी की उपसौर यानी पेरिहेलियन स्थिति किस महीने में होती है, ध्यान रखिएगा। थोड़ी देर पहले बताया आपको कि उपसौर और ऑफसौर याद रखिएगा, हेलियन परहेलियन याद रखिएगा दोस्तों। तो ये बनता है दोस्तों जनवरी के महीने में। अगले प्रश्न की बात करें तो पृथ्वी पर दिन रात समान होता है कहाँ पे, तो भूमध्य रेखा पे दोस्तों। अगले प्रश्न की बात करें तो पूछा गया है कि इक्विनॉक्स जो है का तात्पर्य क्या होता है दोस्तों, तो दिन रात जहाँ पे समान होता है उसे इक्विनॉक्स कहते हैं। पृथ्वी जो है दोस्तों, पृथ्वी अपने ध्रुवी पर घूमती है दोस्तों कितने देर में, तो 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकंड। ये एग्जैक्ट टाइम है दोस्तों, ऐसे हम लोग 24 घंटा कह देते हैं, लेकिन अगर एग्जैक्ट पूछ दे तो यही करिएगा। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन कब होता है, तो 22 दिसंबर को। और अगले प्रश्न पे चलते हैं। पूछा गया कि भूकक्ष तल पर भू अक्ष का झुकाव कितना है, तो 66.5 डिग्री, याद रखिएगा। 21 जून को दिन का प्रकाश उत्तरी ध्रुव पर दिखाई पड़ता है कितने दिन, 24 घंटे तक दिखाई देता है। पृथ्वी की आकृति सर्वोत्तम ढंग से किस शब्द से स्पष्ट किया जा सकता है, तो ये होता है दोस्तों लद्दावच गुलाब में। अगले प्रश्न की बात करते हैं। पृथ्वी के सबसे समीप तारा कौन सा है, तो सूर्य होता है दोस्तों। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि इसमें प्रैक्सिमा सेंचुरी या कोई और करके चले आते हैं, तो ध्यान रखिएगा सूर्य भी एक प्लैनेट नहीं है, एक तारा है दोस्तों, स्टार है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है कि सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर सीधी पड़ती है कब, तो याद रखिएगा डेट 21 मार्च और 23 सितंबर को दोस्तों। सबसे कम घनत्व वाला अगर आप पूछेगा कि कम डेंसिटी वाला शनि मारिएगा दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह, तो गैनीमीड है। अब देखिए अगला प्रश्न है हमारा कि ओबेरॉन, एरियल, मिरांडा ये किसका उपग्रह है, तो अरुण का है दोस्तों। वैसे तो 5 होते हैं, मैंने यहाँ पे 3 दिया है ताकि आप 3 आसानी से याद कर सकते हैं। कौन सा ग्रह हरे प्रकाश का उत्सर्जन करता है, तो आप लोग जानते हैं वरुण जो है हरे प्रकाश का उत्सर्जन करता है दोस्तों। आइए देखते हैं कुछ और वीवीआई क्वेश्चन। देखिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, अब जो करने वाले हैं आप लोग बहुत ही वीवीआई है। इससे पहले आप लोग जितने भी किए हैं वो आप लोग शायद कहीं ना कहीं पढ़े होंगे, लेकिन ये जो है पढ़े होंगे लेकिन ये याद रखना जरूरी है। पढ़े तो आप सभी हैं। देखिए उष्णकटिबंधीय जलवायु वाली घास एवं वनस्पति को क्या कहते हैं, तो ट्रोपोफाइट कहते हैं दोस्तों। बात करते हैं कि रेड इंडियन जनजाति कहाँ पे पाई जाती है, तो उत्तरी अमेरिका में। याकू जनजाति तो टुंड्रा प्रदेश में। एस्किमो जनजाति तो ग्रीनलैंड एवं कनाडा में, ठीक है। कड़ी चट्टानों में उगने वाली वनस्पति को पूछ सकता है बार बार कि क्या कहते हैं, तो लिथोफाइट। उसके बाद पूछ देगा कि नमकीन क्षेत्र में पाए जाने वाली वनस्पति को क्या कहते हैं, तो हैलोफाइट। शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र में वनस्पति जो पाए जाते हैं मेसोफाइट। और जल प्लावित क्षेत्र में जो वनस्पति पाए जाते हैं यानी जलों में हाइड्रोफाइट कहते हैं दोस्तों। टुंड्रा एवं शीत प्रधान क्षेत्रों की वनस्पति को क्या कहते हैं, तो क्रायोफाइट कहते हैं। इसी तरह से इंपॉर्टेंट कुछ जनजातियां, इन्हें भी याद रखिएगा आप लोग। माओरी जनजाति आप लोग जानते हैं न्यूजीलैंड। बुशमैन जो है दोस्तों कलहारी मरुस्थल में पाए जाते हैं। बात करें आइनू की, तो ये आइनू जो है जापान में पाए जाते हैं दोस्तों। और निग्रो जनजाति मध्य अफ्रीका में दोस्तों। सेमांगी जनजाति है जो दोस्तों ये मलेशिया में। और जो बोरो है दोस्तों ये ब्राजील में पाए जाते हैं। अब बात करते हैं कि कुछ मुद्रा जो इंपॉर्टेंट होता है उससे पूछा जाता है, आप लोग मुद्रा याद कर लीजिएगा। भूटान की मुद्रा जैसे क्या है, तो न्यूक्लियोट्रम है दोस्तों। चीन की बात करें तो युआन है। इसी प्रकार आप पाकिस्तान का भी पाकिस्तानी रुपया है, बांग्लादेश का टाका है। ये सब आप लोग कंठस्थ याद रखिएगा, हो सकता है मैं भी पूछ दे आपसे। विश्व में सबसे ज्यादा द्वीप समूह से मिलकर बना देश कौन सा है, ये इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है। भूगोल से क्वेश्चन आता है कि विश्व में सबसे ज्यादा द्वीप समूह से मिलकर बना देश कौन सा है, तो याद रखिएगा ये आपका इंडोनेशिया है दोस्तों। विश्व का सबसे बड़ा नदी तंत्र बनाती है कौन सा दोस्तों, मिसिसिपी और मिसौरी नदी जो है बनाती है। नील नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, तो विक्टोरिया झील जो बुरुंडी में स्थित है दोस्तों। अमेजन जो है इसका उद्गम स्थल कहाँ है, तो लैगो विल्फेरो में। और यांगसी का बात करें तो तिब्बत का पठार। और ब्रह्मपुत्र जो है मानसरोवर झील, ब्रह्मपुत्र और सिंधु जो है सिंधु नदी का भी उद्गम स्थल मानसरोवर झील के पास है दोस्तों। तो ये आप लोग एकदम याद रखिएगा। डेन्यूब जो है ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी में है दोस्तों। जोगी अगर सोप्पा जलप्रपात कहाँ है, तो भारत में है दोस्तों, कर्नाटक में शरावती नदी पर ये है। एंजिल जो है दोस्तों ये वेनेजुएला में है। और नियाग्रा की बात करें तो यूएसए और कनाडा की सीमा पर है। और डेल्ला जो है कनाडा में ही पाया जाता है। और विक्टोरिया जलप्रपात जो है दोस्तों जिम्बाब्वे और जाम्बिया के सीमा पर दोस्तों ये स्थित है। तो ये आप लोग पूरा जो है इसको कंठस्थ आप लोग याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये पूछा ही जाता है आपसे। अब देखिए दोस्तों आपको वीवीआई और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाला है, ध्यानपूर्वक आप लोग देखिएगा और अच्छे से समझिएगा इसको। स्थल मंडल किसे कहते हैं, तो पृथ्वी के बाहरी पपड़ी जो होता है उसको स्थल मंडल कहते हैं दोस्तों।
पृथ्वी के केंद्र में पाए जाने वाले चुंबकीय पदार्थ कौन सा है दोस्तों? तो ये निकेल होता है। अब बात करते हैं कि पृथ्वी की 3 सकेंद्रीय परतों में ऊपर से दूसरी परत का नाम क्या है? दे देगा सियाल, सीमा, नीफे। तो आप लोग सीमा मारिएगा दोस्तों। बात करते हैं कि भूपृष्ठ की किस परत में बेसाल्ट चट्टानों की अधिकता होती है? तो ये भी दोस्तों सीमा में होती है। सर्वप्रथम सियाल का प्रयोग किया किसने किया था दोस्तों? तो स्वेस ने किया था। धरातल से भूगर्भ की ओर जाने पर गहराई के साथ तापमान में वृद्धि होती है। ये कितना होती है? तो 32 मीटर अंदर जाने पे दोस्तों 1 सेंटीग्रेड जो होती है बढ़ती है। अब बात करते हैं कि महासागरीय सतह की निर्माण किस प्रकार की चट्टानों से हुआ है? तो महासागरीय सतह का निर्माण जो है बेसाल्ट चट्टानों से हुआ है दोस्तों। भूगर्भ में तापमान की वृद्धि का कारण क्या है? तो ये दबाव है, और एक होता है दोस्तों रेडियो सक्रियता पदार्थों का विखंडन। इसके वजह से जो है तापमान में वृद्धि होता है। अब दोस्तों पूछ रहा है अगला सवाल हमारा कि किसको व्हाइट ऑफ द अर्थ कहा जाता है? तो ये दोस्तों जो जितने भी मेटल होते हैं उसको व्हाइट ऑफ द अर्थ कहा जाता है दोस्तों। मिश्रित धातुओं तथा सिलिकेटों से बनी धरती की परत क्या कहलाती है? तो सियाल कहलाती है दोस्तों। बात करते हैं महाद्वीप और महासागर किस श्रेणी के उच्चवाच है? ये पूछता है कि प्रथम श्रेणी के, कि द्वितीय श्रेणी या तृतीय श्रेणी। तो ये दोस्तों जो है प्रथम श्रेणी है। बात करते हैं कि अगला प्रश्न हमारा क्या है कि महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत किसने दिया था? तो वेंगनर ने दिया था दोस्तों। अब देखिए और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पृथ्वी के धरातल के कितने प्रतिशत भाग पर महाद्वीप का विस्तार है? तो ये 29.2 पर है दोस्तों। प्लेट विवर्तन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो ये इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों हैरी हैश होगा। आप लोग देख सकते हैं। अगले प्रश्न की बात करें तो पूछा गया कि बृहद वृत्त का उदाहरण कौन सा है? तो भूमध्य रेखा है दोस्तों। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या है? तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है दोस्तों 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है। अब बात करते हैं कि अगला प्रश्न हमारा पूछ रहा है कि वह अक्षांश रेखा जिस पर दिन रात की अवधि जो होती है समान रहती है। जैसे कि मान लीजिए कि 12 घंटा का दिन हुआ तो 12 घंटा का ही रात होगा। तो ये कहाँ होता है दोस्तों? तो ये भूमध्य रेखा पे होता है, क्योंकि ये रेखा जो है बीचों बीच गुजरी होती है। धरातल पर 1 डिग्री अक्षांश की दूरी किसके बराबर होती है? तो 111 किलोमीटर के बराबर होती है। मकर रेखा कितना होता है दोस्तों? तो याद कर लीजिएगा, ये जितने भी इंपॉर्टेंट है 23.5 डिग्री दक्षिण, भूमध्य रेखा 0 डिग्री पे होता है, और कर्क रेखा जो है 23.5 डिग्री उत्तर, और आर्कटिक वृत्त जो होता है दोस्तों 66.5 डिग्री उत्तर होता है, और अंटार्कटिक वृत्त जो होता है 66.5 डिग्री दक्षिण होता है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी किस नाम से जानी जाती है? जितने भी हैं दोस्तों आप लोग ध्यानपूर्वक देखिए, क्योंकि ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। गोरे कहते हैं दोस्तों एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच कितना समय होता है? तो याद रखिएगा आपका 4 मिनट का समय होता है दोस्तों। पृथ्वी पर सबसे उच्चतम तापक्रम रिकॉर्ड किए जाते हैं कहाँ पे? तो भूमध्य रेखा पे दोस्तों। अब बात करते हैं 1 डिग्री देशांतर की सर्वाधिक दूरी कहाँ पर होती है? तो ये विषुवत रेखा पर होती है। अब पूछता है क्वेश्चन कि कुल अक्षांशों की संख्या कितनी होती है? तो याद रखिएगा 180, और कुल देशांतरों की संख्या तो 360। देखिए विषुवत रेखा के समांतर काल्पित रेखा क्या कहलाती हैं? तो अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं। बात करते हैं कि प्रधान मध्याय रेखा किस स्थान से गुजरती है? तो ग्रीनविच, जो यूके यानी लंदन में है दोस्तों, यूनाइटेड किंगडम में। ग्रीनविच रेखा से तात्पर्य क्या है कि ये 0 डिग्री देशांतर पे है। दक्षिणी ध्रुव का अक्षांश कितना है दोस्तों? तो 90 डिग्री। देशांतरीय दूरी 1 घंटे में समय अंतराल के बराबर होती है, तो 15 डिग्री के बराबर। उत्तरी गोलार्ध में भू धरातल अधिकतम होता है कितना दोस्तों? तो 30 डिग्री नॉर्थ से 40 डिग्री नॉर्थ तक। याद रखिएगा ये सब। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा क्या कहलाती है दोस्तों? तो ये होती है 180 डिग्री देशांतर। अब अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण कब किया गया था? तो 1884 ईस्वी में किया गया था दोस्तों। देखिए अगला प्रश्न है हमारा कि ग्रीनविच से 180 डिग्री मध्याह्न रेखा क्या कहलाती है? वही क्वेश्चन आपसे बदल के भी पूछा जा सकता है। क्वेश्चन देखिए टाइप वही रह रहा है। बहुत सारे बच्चे को ये लगता है कि अब तो बहुत मॉडरेट कर दिया गया है या हाई कर दिया गया है, ऐसा कुछ नहीं है। क्वेश्चन आप ध्यान से पढ़े हैं तो वही रहता है, बस पूछने का तरीका बदल दिया गया है। तो इसे हम लोग क्या कहेंगे? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। उत्तरी प्रशांत महासागर में अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के विचलक का कारण क्या है दोस्तों? तो एल्यूसियन द्वीप समूह के कारण जो है ये तिथि रेखा विचलन होती है। बात करते हैं अगले प्रश्न की कि पृथ्वी के कितने समय कटिबंधों में बांटा जा सकता है? तो 24 दोस्तों। भारत का प्रमाणिक समय किस स्थान में से किया जाता है? तो इलाहाबाद, यानी नैनी एक जगह है इलाहाबाद के पास, वहां से किया जाता है। और देखिए जीएमटी से आईएसटी, जीएमटी मतलब होता है ग्रीनविच जो है दोस्तों, ग्रीनविच मिडिल टाइम, और आईएसटी मतलब होता है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो भारत में चलता है, के बीच समय अंतराल कितना है? तो 5.5 घंटा का है दोस्तों। बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो देखिए ध्यान से पूछा गया कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा 180 डिग्री देशांतर से कितनी बार विचलित होती है? तो 4 बार होती है दोस्तों।
पृथ्वी के द्रव्य पदार्थों की घनीभूत हो जाने से बनी चट्टान क्या कहते हैं? उसको आग्नेय चट्टान कहते हैं। अगला है हमारा कि किसे प्राथमिक चट्टानों की श्रेणी में रखा जाता है? तो प्राथमिक चट्टानों की श्रेणी में दोस्तों आप लोग पढ़े हैं क्लास में कि ये आग्नेय चट्टान के दोस्तों कहा जाता है। प्राथमिक श्रेणी और द्वितीयक श्रेणी में कौन कौन से आते हैं आप लोग को सब पढ़ा दिया गया है। अगले प्रश्न की बात करें तो पूछा गया आग्नेय शैल कहलाती है कौन सा शैल? तो मौलिक शैल कहलाती हैं। आग्नेय चट्टानें बनती हैं किससे? तो गर्म लवा के ठंडे होने से जो चट्टान बनती है उसे आग्नेय चट्टान कहते हैं। अब बात करते हैं ग्रेनाइट की गणना किस प्रकार की चट्टानों से की जाती है? तो प्लूटोनिक से की जाती है दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा कि जानवरों एवं वनस्पतियों एवं सूक्ष्म जीवों के अवशेष से किस प्रकार के चट्टान बनते हैं? तो ये अवसादी चट्टान बनते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न की बात करें भूपृष्ठ का कितना प्रतिशत भाग अवसादी शैलों से ढका हुआ है? तो ये 75% भाग जो है अवसादी चट्टानों से घिरा हुआ है दोस्तों। अगले प्रश्न की बात करते हैं भूपृष्ठ का बनावट में अवसादी शैलों का योगदान कितना प्रतिशत है? तो 5%। अगर पूरे भूपृष्ठ की बनावट की बात करें तो 5%। और पूछा जाए कि भूपृष्ठ का कितना प्रतिशत भाग अवसादी शैलों से ढका है? तो 75%। याद रखिएगा। पेट्रोलियम जैसे खनिज तेल होते हैं किस चट्टान में पाए जाते हैं? तो ये प्राचीन दोस्तों होता है संस्तरित जो होते हैं चट्टान उनसे पाए जाते हैं। अब इसका कंफ्यूजन आपको अभी अगले प्रश्न में क्लियर हो जाएगा। देखिए अवसादी शैलों का ही दूसरा नाम क्या है? स्तरित शैल भी कहा जाता है इसे दोस्तों। और स्टेल और संगमरमर क्या है दोस्तों? कौन से चट्टान में पाए जाते हैं? तो कैंत्रित होते हैं। और कैंत्रित शैल क्या है? तो संगमरमर पूछ दे कि क्या है तो ये कैंत्रित चट्टान है दोस्तों। आइए स्टूडेंट अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, देखिए ध्यानपूर्वक देखिएगा। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं दोस्तों कि स्किप करने के चक्कर में, मैं खुद इतना तेजी से बता रहा हूँ कि आपको स्किप करने की जरूरत ना पड़े। मुझे पता है वीडियो लंबा होगा, स्किप करने के चक्कर में क्या बफरिंग करेगा, आगे पीछे करते रहते हैं, फिर कुछ समझ में नहीं आएगा तो कमेंट करेंगे ऐसे वैसे पता नहीं क्या गया। तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा इस पर फोकस रखिए अपना। देखिए अगला क्वेश्चन अपना रूपांतरित चट्टानों की उत्पत्ति होती है कहाँ होती है? तो आग्नेय एवं तलछटी दोनों में होती है। याद रखिएगा। कौन मृत शैल है? तो आग्नेय है कि अवसादी है कि कैंत्रित है से पूछ देगा तो आपका आग्नेय चट्टान जो है मृत शैल के अंतर्गत आता है, ध्यान रखिएगा। अगले प्रश्न की बात करें तो अघोष लिखित किस चट्टान में जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं? तो ग्रेनाइट में दोस्तों। भूकंप में धरातलीय तरंग होती है किस प्रकार की? एल तरंगे होती हैं दोस्तों। अब बात करते हैं अगले प्रश्न, भूकंपीय तरंग सर्वाधिक क्षति पहुंचाती है तो जो ये द्विपृष्ठीय पे पहुंचाती है दोस्तों। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की, अंतःसागरीय भूकंपे द्वारा उत्पन्न समुद्री लहरों को क्या कहते हैं? तो सुनामी कहते हैं। देखिए भूकंप मापा जाता है किस पे? तो रिक्टर पैमाने पे, रिक्टर स्केल पे मापा जाता है दोस्तों। देखिए अगला प्रश्न है सुनामी किस भाषा का शब्द है? तो ये जापानी भाषा का शब्द है सुनामी, याद रखिएगा। भूकंपों का अध्ययन किस में किया जाता है? सिस्मोलॉजी में। अगला प्रश्न है किस ज्वालामुखी में अक्सर उद्गार होती है? तो जागृत यानी जिसको सुप्त भी कहते हैं, सुप्त ज्वालामुखी में। पहले अश्रु की उत्पत्ति कब होती है दोस्तों? तो ज्वालामुखी के उद्गार के समय होती है, यानी उत्पत्ति जब होता है उस समय। क्रेटर तथा काल्डेरा स्थलकृति संबंधित है किससे? तो ज्वालामुखी क्रिया से है दोस्तों, याद रखिएगा। क्रेटर और काल्डेरा ज्वालामुखी से है। डाइक पूछ देता है कि डाइक क्या है? तो ये ज्वालामुखी जो है ज्वालामुखी निर्मित आंतरिक स्थलाकृति है दोस्तों। और पूछेगा कि काल्डेरा संबंधित है किससे? तो ज्वालामुखी से संबंधित है। अग्निवलय जिसे सर्कल ऑफ फायर कहते हैं ये क्या है दोस्तों? तो प्रशांत में परिमेखला है ये दोस्तों। उसके बाद आपका मैनालोवा का उदाहरण है किसका? पूछ देगा कि मैनालोवा किसका उदाहरण है? तो प्रसुप्त ज्वालामुखी का उदाहरण है। प्रसुप्त ज्वालामुखी आप लोग जानते ही होंगे जो एक्टिव वोल्केनो होते हैं। ये कुछ नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए और इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों हमारा। देखिए अगला प्रश्न देखते हैं कि सूरत विभाजन कब हुआ था? तो 1907 में, ये भी याद रखिएगा। रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया कब? तो 1773 ईस्वी में दोस्तों। मिंटो मार्ले सुधार का उद्देश्य क्या था? पृथक निर्वाचन प्रणाली इसका जो था उद्देश्य था दोस्तों। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में प्रावधानों का सार था क्या? ताकि प्रांतों में दोहरा शासन जो है हो सके। भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? तो कैबिनेट मिशन योजना के तहत गठित की गई। संविधान सभा का मूर्त रूप प्रदान किया गया, किसने किया दोस्तों? तो जवाहरलाल नेहरू ने किया था। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे? तो 389 थे। संविधान निर्मात्री सभा में झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? तो जे बी कृपलानी थे। ये सब जितने भी समिति थी दोस्तों आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। अब आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा, संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों ने हस्ताक्षर किया था? तो 284 है दोस्तों। संविधान निर्माताओं ने किस पर विशेष ध्यान दिया था? तो प्रस्तावना पर दिया था दोस्तों। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो पूछा गया है कि धर्मनिरपेक्ष का अर्थ क्या है? तो धर्मनिरपेक्ष अर्थ है कि सभी धर्मों का महत्व स्वीकार करना। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है।
तो ये पूछ देगा कि भारत एक है क्या, तो धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, याद रखिएगा। भारतीय संविधान किसके द्वारा स्वीकृत है, तो जनता के द्वारा स्वीकृत है दोस्तों। संविधान के उद्देशिका में कितनी बार अब तक बदलाव किया गया है पूछा जाएगा, तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि ये मात्र एक बार हुआ है। तो यहाँ पे मैंने इसको मेंशन कर दिया, आप लोग याद रखिएगा एक बार। भारतीय संविधान की उद्देशिका में परिवर्तन किस संशोधन अधिनियम से किए गए थे, तो ये भी याद रखिएगा 42वां और सन 1976 में। आप ये याद रखिएगा कि अब तक एक बार हुआ है और 42वां संविधान संशोधन के तहत हुआ है। अब देखिए दोस्तों हमारा अगला प्रश्न जो है क्या कह रहा है कि भारत का संविधान कैसा है, तो ये नम्र भी है और नम्र भी है, यानी कठिन भी है और लचीला भी है, दोनों कह सकते हैं आप। न ज़्यादा हार्ड है न ज़्यादा जो है नरम है, इस प्रकार की हमारी संविधान है। भारत के संविधान में कितनी, देखिए यहाँ पे बहुत लोग कंफ्यूजन करते हैं कि भारत के संविधान में कितनी सूचियाँ, मैंने पूछा यहाँ पे लिस्ट, बहुत लोग सूचियाँ समझ लेते हैं, सूची नहीं है, लिस्ट के बारे में बात किया तो 3 है दोस्तों। भारत में वैध प्रभुसत्ता निहित है किसमें, तो संविधान में निहित है। लिखित संविधान का अवधारणा कहाँ से जन्म लिया था दोस्तों, तो ये फ्रांस से जन्म लिया था। पूछ सकता है आपसे कि सबसे पहले लिखित संविधान की अवधारणा कहाँ से जन्म लिया था, तो फ्रांस से लिया था। अब बात करते हैं दोस्तों कि कानून के सम्मान संरक्षण यानी संरक्षण वाक्य जो है कहाँ से लिया गया, तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका यानी यूएसए से लिया गया है। मूल अधिकार कहाँ से लिया गया है, तो ये भी अमेरिका से लिया गया है। शासन की संसदीय प्रणाली, ये पूछता है संसदीय शासन प्रणाली कहाँ से लिया गया है, तो यूके, क्वेश्चन घुमा सकता है, तो आप लोग घबराइएगा मत, इससे पूछ सकता है संसदीय शासन प्रणाली कहाँ से लिया गया है, तभी आप लोग यूके मारिएगा दोस्तों, यानी लंदन मारिएगा, यूनाइटेड किंगडम मारिएगा। अब देखिए आपात उपबंध जो है कहाँ से लिया गया है, तो जर्मनी से लिया गया है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है ये कहाँ से लिया गया है, तो आयरलैंड से लिया गया है। अब देखिए ग्राम पंचायतों की स्थापना की बात किस भाग में कहा गया, तो भाग 4 में कहा गया है दोस्तों। संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख किस भाग में किया गया, तो भाग 20 में किया गया है। मूल अधिकार का उल्लेख जो है भाग 3 में किया गया है दोस्तों, आप लोग याद रखिएगा। और देखिए यहाँ पे नगर पालिकाओं से संबंधित प्रावधान कहाँ है, तो ये भी भाग 9 और क में है, ये याद रखिए, भाग 9 के क में है दोस्तों। मूल संविधान में कुल अनुसूची कितनी है, तो 8 है, और अब कितनी हो गई है दोस्तों, तो 12 हो गई। अगर पूछे आपसे कि वर्तमान में अनुसूचियों की कुल संख्या कितनी है, तो 12, और पहले जो थी कितनी थी शुरुआती दौर में, तो 8 थी। देखिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों कि संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए जाते हैं, तो ये होता है अनुच्छेद 12 से 35 के बीच में दोस्तों। अब देखिए पूछा गया कि संविधान में किस अनुच्छेद के प्रयोग से प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है, तो ये दिया गया है अनुच्छेद 19 आई के तहत दोस्तों। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की मौलिक अधिकार के तहत कौन अनुच्छेद जो है बच्चों को शोषण से संबंधित है, तो अनुच्छेद 24 जो है आप लोग याद रखिएगा, बार बार पूछा जाता है, ये भी आई है दोस्तों। नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख किस में है, तो अनुच्छेद 36 से 35, ये भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। देखिए अगला प्रश्न है हमारा कि 42वें संशोधन द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया है दोस्तों, तो ये है आपका 51A, याद रखिएगा ये 51A है दोस्तों। अब देखिए अगला प्रश्न है हमारा धन विधेयक की परिभाषा दी गई है किस अनुच्छेद में, तो अनुच्छेद 110 में दी गई है दोस्तों। राष्ट्रपति लोकसभा भंग कर सकता है किस अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद 85 के तहत जो है भंग कर सकता है। महान्यायवादी की नियुक्ति जो है अनुच्छेद 76 में उल्लेखित है दोस्तों। संसद की संयुक्त बैठक का प्रधान किस अनुच्छेद उल्लेखित है दोस्तों, तो अनुच्छेद 108 में है। वित्त आयोग का गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है, तो 280 में है, याद करिएगा। संयुक्त बैठक जो होती है संसद की वो 108 में है, और वित्त आयोग का गठन से संबंधित अनुच्छेद 280 है। संपत्ति का अधिकार संवैधानिक अधिकार है, यह कौन सा अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 300 क भी याद रखिएगा आप लोग। लोक सेवा आयोग का प्रावधान किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 311 से है दोस्तों। हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है, तो इसमें 2 तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, दोनों टिपिकल है दोस्तों, याद रखिएगा, नहीं तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं गलत कर देते हैं। अब यहाँ क्वेश्चन को ध्यान से एक बार फिर और पढ़ लीजिएगा। हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया, ऐसे पूछेगा तो 343 आई मारिएगा। अगर वहीं पूछ दे कि संघ की, मतलब भारत की संघ की राजभाषा हिंदी तथा लिपि देवनागरी होगी, ये किस में है, तो 343, ओनली 343। ऑप्शन में क्या रहता है, 343 भी दिया रहेगा, और फिर बी ऑप्शन में दे देगा आपको 343 आई। तो आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग अपना क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा तब करिएगा, ठीक है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है कि वित्तीय आपात की उद्घोषणा राष्ट्रपति कर सकता है किस अनुच्छेद के तहत, यानी तो ये है दोस्तों 360। और देखिए पूछा गया अनुच्छेद 356 का संबंध किससे है, तो राष्ट्रपति शासन से है दोस्तों, यानी राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद में, उल्टा भी पूछते तो 356 याद रखिएगा।
अस्पृश्यता का उन्मूलन से संबंधित अनुच्छेद, अस्पृश्यता मतलब होता है छुआछूत से, तो ये संबंधित अनुच्छेद कौन सा है दोस्तों, तो अनुच्छेद 17 है। अब बात करते हैं मंत्रिमंडल शब्द का एक बार प्रयोग हुआ था और किस अनुच्छेद के तहत हुआ था, तो 352 के तहत हुआ था दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि ये जितने भी आप क्वेश्चन मॉडल सेट किए होंगे ऑनलाइनर क्वेश्चन, ये आपके लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे दोस्तों। आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, इसी तरह हम आपको 10,000 जो है दोस्तों जीके जीएस का आपका कंप्लीट करा देंगे, वो भी एग्जाम से पहले और वो भी निःशुल्क। तो दोस्तों आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहे और मिलते हैं अगले भाग में आपसे। बहुत बहुत धन्यवाद।